तो फिर आज की जो क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत बाहुबली कंसेप्ट आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों को केमिस्ट्री बताएंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स की या रिडक्शन किस किस तरीके के किस किस मोड से रिडक्शन आप लोग जनरली देखते हैं। ऐसे 4-5 कंसेप्ट्स अगर आप लोगों के तैयार हो गए तो समझ लो बच्चों आप लोगों की मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन निकल गया। समझ लो, बहुत ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर के बैठना, जो जो काम आपको सही लगता रहेगा वहाँ पे लिखते रहना। बहुत जल्दी में भी हमको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर की टाइमिंग्स भी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, शुरू करते हैं वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट से। वीकेस्ट मतलब जो सबसे कम छोटे मोटे काम के लिए ही यूज़ किया जाता है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसका नाम दिया गया है। इसमें दो रिड्यूसिंग एजेंट्स हमने यूज़ किए हुए हैं, एक किया हुआ है डाइबल और एक किया हुआ है एल्बल। डाइबल का मतलब हो गया बच्चों डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद रखना डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है। और एल्बल जो है वो लिथियम ट्राईब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम क्लोराइड इसका नाम है। तो ये दो हमारे जो हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब छोटा मोटा रिडक्शन का जो काम होगा वो इसको देंगे। जैसे कोई भी एसिड या उसके डेरिवेटिव्स जो हमारे पास हैं उनको अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप इसको देंगे। एसिड और उनके डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ, COOH कहते हैं बच्चों एसिड को और COOR कहते हैं एसिड के डेरिवेटिव्स को। तो अगर हमारे पास COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर एस्टर है या फिर एनहाइड्राइड है बच्चों, या फिर हमारे पास एसिटाइल हैलाइड है, एसिटाइल क्लोराइड मतलब जैसे हमारे पास है, या फिर हमारे पास साइनाइड है। साइनाइड को भी हम लोग इससे क्या कर सकते हैं बच्चों, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके के कोई भी चीज़ें अगर आपके पास होंगी और आपको उसको रिडक्शन करना होगा, रिडक्शन किस में करना होगा बच्चों, रिडक्शन करना है उसका कार्बोनाइल ग्रुप में। उसको उसी कार्बोनाइल ग्रुप में अगर आपको रिड्यूस करना है तो वहाँ पे आपका काम करेगा ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उनको आपको रिड्यूस करके कार्बोनाइल में करना है। एक थंब रूल याद रखना पड़ेगा बच्चों आपको कि एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स रिड्यूस होकर के एल्डिहाइड और एल्डिहाइड रिड्यूस होकर के अल्कोहल बनाते हैं। जनरली इनका ये पैटर्न होता है। तो इसलिए इस कंसेप्ट में आपने क्या सीखा कि आपको एसिड डेरिवेटिव्स जो भी मिलेंगे आप उसको रिड्यूस करके एल्डिहाइड्स या कार्बोनाइल कंपाउंड्स बना दोगे। मगर एक ध्यान रहे इसमें, इस कंसेप्ट में एक बात ध्यान रखें, ये CONH2 मतलब अमाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं बच्चों। इससे थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की पावर। और नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने पढ़ा वो पकड़ते हैं हम वीक रिड्यूसिंग एजेंट। वीक रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वीकेस्ट से थोड़ा सा ऊपर की कंडीशन है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और इसमें हमने यूज किया है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, अभी आप लोग ये कहेंगे भाई वीक रिड्यूसिंग एजेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा दो, बढ़िया हो जाएगा जो सबको काम कर ले। मगर ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे वर्ड आता है सेलेक्टिविटी। केमिस्ट्री में ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेलेक्टिविटी। को कितनी रिएक्शन करेगा से ज़रूरी है, कहाँ रिएक्शन करेगा। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जिसका हमने नाम लिया, ये किस तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। सेलेक्टिव मतलब क्या काम कर सकता है, ये एल्डिहाइड या कीटोन मतलब किसी कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करके क्या कर सकता है, एल्कोहल बना सकता है। याद रखना, एल्कोहल बनाने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन को केवल और केवल आप इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो भी एक इसी तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट है। मगर एक तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है मगर उसके साथ साथ वो बहुत महंगा भी होता है। तो बच्चों हमें कॉस्टिंग भी देखनी पड़ती है, याद रखना। तो यहाँ पे अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड को ही यूज़ किया जाएगा। इसको कहते हैं रैशनैलिटी ऑफ यूजिंग अ केमिकल रिएजेंट। इसकी रैशनैलिटी को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें बच्चों ये है कि एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल में ही रिड्यूस होता है। ये खैर मिनी कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पहले से भी आता होगा मगर इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले हमने वीक रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था बच्चों जिसमें डाइबल और एल्बल पढ़े थे। वीक रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा जिसमें हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड पढ़ा और अब हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना है। अच्छा, एक बात और ध्यान दे दें, जैसे हमने आपको बोला वीक रिड्यूसिंग एजेंट में सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इसी की जगह आप यूज कर सकते हो सोडियम और इथेनॉल का कॉम्बिनेशन। इसको एक इक्विवेलेंट रिएजेंट बोल सकते हैं जो कि इस तरीके के सेलेक्टिव रिडक्शन के काम को करें। अब हमारे पास जो दूसरा कंसेप्ट है
दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में बच्चों हमारे पास कंपाउंड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH ले बोलते हैं उसको, याद रखना इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव्स को और साथ साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप्स को रिड्यूस कर देता है, किसमें, सीधा और सीधा अल्कोहल में। सीधा अल्कोहल में रिड्यूस करने वाला काम कौन करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो अमाइड वाली कमी जो रह गई थी पिछली बार जो हम पढ़ रहे थे डाइबल वगैरह के केस में कि वो अमाइड को नहीं कर पा रहे थे, तो ये यहाँ पे अमाइड को भी रिड्यूस कर देगा। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से LaH थोड़ा सा महंगा जरूर है मगर इसका एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। कोई भी आपको कार्बोनाइल डेरिवेटिव मिलेगा, मतलब आपको चाहे एसिड या उसके डेरिवेटिव्स मिले, चाहे कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड या अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन मिले, ये सबको पकड़ करके क्या कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये अल्कोहल आपको प्राइम फर्स्ट 1 डिग्री बनाया गया है मगर 2 डिग्री भी बन सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड अगर कन्वर्ट होगा तो मैंने जैसे बताया आपको प्राइमरी और अल्कोहल कीटोन से सेकेंडरी बनेगा। इसी के साथ साथ एक इक्विवेलेंट रिएजेंट भी है इसका, डाइबोरेन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की कॉम्बिनेशन में। थोड़ा सा बच्चों इसकी केमिस्ट्री समझ लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की थोड़ी सी केमिस्ट्री समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिथियम प्लस चार्ज वाला है और एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या है, माइनस चार्ज इसके ऊपर आएगा। मतलब एल्यूमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बच्चों, 4 हाइड्रोजन, और उसके अलावा इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है। सोडियम बोरोहाइड्राइड में बोरोन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे और एक नेगेटिव चार्ज जुड़ा होता है। बोरोन की और एल्यूमिनियम की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि एल्यूमिनियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बोरोन का साइज छोटा होने के कारण, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण ये एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ है। कहने का मतलब अगर नेगेटिव चार्ज की कैरिंग करने की कैपेसिटी देखी जाए तो एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को कैरी कर बोरोन ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को कैरी कर सकता है, जिस कारण एल्यूमिनियम को नेगेटिव चार्ज बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उससे क्या करेगा, एक H नेगेटिव को अपने से तुरंत बाहर निकाल देगा। बस ये H नेगेटिव को बाहर निकालना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जैसे ही H नेगेटिव बाहर निकलेगा मतलब हाइड्राइड ग्रुप बाहर निकलेंगे, तो हाइड्राइड ग्रुप्स के बाहर निकलते ही यहाँ पे H नेगेटिव के प्रेजेंस के कारण अब आगे की रिडक्शन प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। याद रखना इसी कारण LaH ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को या सोडियम बोरोहाइड्राइड को कहते हैं हाइड्राइड कॉन्ट्रैक्टर मतलब इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है कि ये हाइड्राइड किसी भी कंपाउंड को दे सकते हैं। तो यहाँ पे याद इंपॉर्टेंट बात करना कि यहाँ पे आपको इनकी मैकेनिज्म भी आपको मैंने हिंट दे दी कि किस तरीके से ये हाइड्राइड मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं और उसके बाद ये रिडक्शन का प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने समझी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा थोड़ा सा और देख लें, अगर यहीं पे मैं आपको एक और बात समझा दूँ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कंपैरिजन में सोडियम बोरोहाइड्राइड, जैसे मैंने बोला बोरोन और यहाँ पे एल्यूमिनियम था, तो यहाँ पे बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखने में दिक्कत नहीं आ रही थी। हमने देखा कि बोरोन के पास भी 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं मगर ये नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रख पा रहा है, जबकि एल्यूमिनियम नहीं रख पा रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इस चीज़ को रिड्यूस मतलब मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के अलावा और भी कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स बच्चों हम लोग बना सकते हैं अपने लैब में, जो कि इनके बीच की इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी दिखाए। जैसे ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इन दोनों के बीच का भी कोई कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे अगर इस बोरोन में मैं +I ग्रुप दे दूं, +I ग्रुप मतलब जो +I इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और बोरोन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएगा, तो बोरोन अब हाइड्राइड्स को निकालना ज़्यादा प्रेफर करने लगेगा। कहने का मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट था वो अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा अगर मैं वहाँ पे +I ग्रुप मतलब जैसे कोई एल्काइल ग्रुप को लगा दूँ। इसी तरीके से अगर मैं इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप को लगा दूँ या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I ग्रुप को लगा दूँ, तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक या सेलेक्टिविटी और रिड्यूस हो जाएगी, मतलब ये और वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना, इनको मैनिपुलेट करके भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स बनाए जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा और पावर है। किसकी कंपैरिजन में, ये जो अभी तक हमने यूज़ किए रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है ना, इसमें हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है बच्चों वो है रेड फॉस्फोरस एंड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस के कॉम्बिनेशन को हायर टेम्परेचर में अप्रॉक्सीमेटली 250 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में जब हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, सारे एसिड के डेरिवेटिव, सारे कार्बोनाइल और इसके साथ साथ RH मतलब हैलाइड्स को भी क्या करता है, रिड्यूस करके हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देता है। याद रखना इस बार रिडक्शन जो होगा ये अल्कोहल में नहीं होगा, ये सीधा हाइड्रोकार्बन्स में होगा, मतलब ये ऑक्सीजन का नामो निशान मिटा देगा कंपाउंड के अंदर से। जैसे आपके पास ROCH है तो वो वहाँ से RCH
3 बना देगा, सीधा उसमें से ऑक्सीजन जैसी चीज़ को वाटर मॉलिक्यूल के नाम पे बाहर ही निकाल देगा। तो इस तरीके से ये रिडक्शन होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि RCONH2 को कैसे रिड्यूस करेगा, तो बच्चों RCONH2 को ये RCH2NH2 मतलब एक अमीन बना देगा, प्राइमरी अमीन बना देगा। इसी तरीके से साइनाइड जो है RCN, उसको कैसे कन्वर्ट करेगा, RCH2NH2, उससे भी प्राइमरी अमीन बना देगा। तो इस तरीके के रिडक्शन से जो है ये कर लेगा, बहुत ईजिली कर लेगा, इसलिए इसको हमने पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में ये भी आता है, मगर याद रखें ये कुछ नहीं छोड़ता, सीधा हाइड्रोकार्बन बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस रिड्यूसिंग एजेंट में हमने यूज़ किया हुआ है मेटल और उसके साथ एसिड या बेस। याद रखें मेटल और उसके साथ एसिड या बेस। यहाँ पे केमिस्ट्री आ रही है। अभी तक आप लोग देख रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इस तरीके के लोगों को देख रहे हैं, और आप लोग समझ रहे हैं कि मेटल्स कितना इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। तो ये केमिस्ट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मेटल्स हमेशा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है रिड्यूस होना। रिड्यूस मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल करके प्लस चार्ज बना देते हैं, और प्लस चार्ज का मतलब अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो दूसरा आदमी अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो मेटल जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे वो ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हो जाएंगे। अभी तक हमने लिथियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम इस तरीके के मेटल्स को यूज़ किया था। ये बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, याद रखना। इनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देंगे, मगर इतने ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉन देने के कारण ये किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर सकते थे। इसलिए हमने इनको हमेशा किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन में लिया। इसीलिए लिथियम की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाया या बोरोहाइड्राइड बनाया। हमने इनको अकेला मेटल्स को यूज़ नहीं किया। अदरवाइज तो आप जानते हो कि पोटेशियम के अलावा पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग लिथियम जो है Li+ सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। हम सीधा लिथियम को ही अगर यूज़ कर लेते तो लिथियम तो बहुत ज़्यादा लोगों को रिड्यूस कर लेता, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं रिडक्शन के प्रोसीजर को, ताकि वो हमारे कंट्रोल से चले, हमारा ब्रेक उसमें ज़रूर रहे। अब अगली बात समझने की कोशिश कीजिए। इस बार हमने क्या किया हुआ है, इस बार हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स में बच्चों मेटल प्लस एसिड या बेस के कॉम्बिनेशन को यूज़ करने वाले हैं। मेटल मतलब Zn, और Zn से अगर कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Zn+ बन जाएगा, मतलब मेटल पॉजिटिव बना देगा, तो रिडक्शन के प्रोसीजर को ये फॉरवर्ड कर देगा। तो जिंक के साथ एसिड मतलब HCl एसिटिक एसिड या फिर HNO3 को यूज़ कर लो, और या फिर बेस को यूज़ कर लो मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर लो। तो इस तरीके से भी हमारे पास एक कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि अगेन एक अच्छे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और इनसे RX को भी हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी का अगर एक आध एग्जांपल देखें हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेटल का साइज़ या फिर मेटल का चार्ज, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेटल के साइज़ छोटे होंगे बच्चों, जो मेटल के साइज़ छोटे होंगे उनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, याद रखना। जो मेटल के साइज़ छोटे होंगे उनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, या फिर जिनकी Q/R वैल्यू, Q/R मतलब चार्ज बाई मास रेशियो या चार्ज बाई एरिया या रेडियस रेशियो जो ज़्यादा होगा और कम होगा, वो लोग हल्के रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, हल्के रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग ऐसे मेटल्स को हल्के कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, याद रखना। अगर हमारे को बहुत ज़्यादा पावरफुल काम करना होता तो हम लिथियम को ही एग्जैक्टली यूज़ कर लेते, मगर यहाँ पे हमें रिडक्शन करके कुछ कंपाउंड्स को लेना है, इसलिए रिडक्शन के लिए हम लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। अब आगे देखें, इसी तरीके की रिएक्शन से जैसे मैंने जिंक और इसके HCl की रिएक्शन बताई, उसी तरीके की कुछ रिएक्शंस में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कुछ मेटल्स जैसे जिंक हो गया या आयरन हो गया, एसएन हो गया, ये मेटल सारे के सारे D ब्लॉक के मेटल्स हैं बच्चों। देखो, जिनका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इनको अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो ये वाले मेटल्स क्या होते हैं, नाइट्रेट ग्रुप को अमीन ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग देखोगे कि नाइट्रो ग्रुप से NH2 ग्रुप को कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसमें आप लोगों ने SnHCl यूज़ किया। अच्छा, इसी तरीके से एक सेलेक्टिविटी का एग्जांपल दे देते हैं हम लोग। ये डाई नाइट्रो कंपाउंड जो है, बेंजीन का डेरिवेटिव जो है, अगर इसमें केवल एक ही NO2 ग्रुप को आपको NH2 में कन्वर्ट करना है, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं अमोनियम थायोहाइड्राइड, ठीक है ना, NH4SH। NH4SH जो है आपको इसके लिए यूज़ करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको भी आप याद करना। और ये केवल इसी केस में यूज़ होता है, इसलिए इसकी सेलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब तक जो रिड्यूसिंग एजेंट आपने पढ़े वो फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस कर रहे थे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप्स को। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास यूज़ होंगे वो किसको,
अनसैचुरेशन को भी रिड्यूस कर देंगे, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जैसे काम भी कर पाएंगे। इसके लिए हमारे पास मेटल अब हमने नेसेंट कंडीशन में ले लिया। अगर हम मेटल्स को नेसेंट कंडीशन में ले लें, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकिल को हम लोग यूज़ कर लें और उसके साथ अगर हाइड्रोजन को मतलब हाइड्रोजिनेशन कम्बिनेशन में यूज़ कर लें, तो ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड, कोई भी अनसैचुरेशन जो है सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी अनसैचुरेशन का मतलब है बच्चों, अगर वो C ट्रिपल बॉन्ड C हो तब भी, C ट्रिपल बॉन्ड N हो तब भी, C डबल बॉन्ड C हो तब भी और C डबल बॉन्ड C हो तब भी, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O में भी और कार्बोनाइल को भी, तो C डबल बॉन्ड C को भी, एल्कीन को भी, एल्काइन को भी, तो इस तरीके से नाइट्राइल को भी, इस तरीके के किसी भी कॉम्बिनेशन को ये रिड्यूस करने के लिए सक्षम है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, सीधा क्या सीधा अब मेटल की एंट्री करा दी। याद रखें हमने मेटल अब उतार दिए पूरे ग्राउंड में, तो ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, मेटल्स में भी कुछ क्या है, कुछ 3D सीरीज के हैं, कुछ 4D सीरीज के और कुछ 5D सीरीज के। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पे रूथियम और रूडियम करके भी मेटल्स हैं। हम चाहें तो इनको भी रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मगर ये थोड़ा सा हल्के पड़ जाएंगे, क्योंकि अगेन वही वाली बात है, इनका Q/R रेशियो कम पड़ जाएगा, इनमें चार्ज बाई मास का रेशियो कम पड़ जाएगा, इसलिए इनके हमेशा ऑर्गेनिक डेरिवेटिव हमने यूज़ करने। इस तरीके से ये लोग क्या करेंगे, किसी भी एल्काइन को भी एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इनको इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात किया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की। अब इन्हीं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर बच्चों थोड़ी सी सेलेक्टिविटी लाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को आप थोड़ा सा सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देखें सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बनेंगे, यही स्ट्रॉन्ग मेटल ये तो जो ये मेटल कैटलिस्ट है हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल पैलेडियम, इनको पॉइजन करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे वर्ड आएगा पॉइजन। पॉइजन करना एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है। कैटलिस्ट के केस में दो तरीके की कंडीशंस होती है, एक होती है प्रमोटर्स और एक होती है क्या, पॉइजन। अगर इस पैलेडियम को देखिए, पहली बात तो मेटल कैटलिस्ट काम कैसे करते हैं। मेटल कैटलिस्ट हमेशा एक हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर रखते हैं और इनके अंदर इतने सारे परफोरेशन छिद्र होते हैं कि उनके अंदर ये हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर ग्रैब कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में दोनों रिएजेंट्स को एक दूसरे के नज़दीक लेकर के आ जाते हैं, जिस कारण एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। इस कारण ये मेटल कैटलिस्ट काम करते हैं। पर अगर हम लोग इस पैलेडियम को BaSO4 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से लेप करने के बाद क्विनोलिन से पॉइजन कर दें, तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं चाहूँ कि एल्काइन से केवल मुझे एल्कीन ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं अगर केवल पैलेडियम को लेता तो वो तो एल्काइन से एल्केन बना देता, मगर अगर मैं चाहता हूँ एल्काइन से मुझे केवल एल्कीन ही बनाना है, तो मुझे इस मेटल के साथ कुछ पॉइजन्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। इस तरीके से मैं एल्काइन से एल्कीन कन्वर्ट कर सकता हूँ और एल्कीन ऐसी कंडीशन में जो बनेगा उसको कहेंगे सिस एल्कीन, और इस रिएजेंट का नाम आ जाएगा बच्चों, याद रखना इंपॉर्टेंट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, लिंडलार कैटलिस्ट एल्काइन से सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो फिर ऐसा भी कोई होगा जो कि सिस की जगह ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, और इस तरीके का एग्जाम्पल आ जाता है बच्चों हमारे पास बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्या करेगा, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, और बर्च रिडक्शन में हम यूज़ करेंगे सोडियम और लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन। इस तरीके से हमारा सेलेक्टिव कैटालिसिस का प्रोसेस हमारे को मिलेगा। इसके बाद एक और कंडीशन आ जाती है बच्चों, वो है रिडक्शन ऑफ रिंग। रिडक्शन ऑफ रिंग मतलब ये बेंजीन रिंग जो होती है बच्चों, ये हाईली स्टेबल चीज़ है और इसको रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल बात है। ये केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। रिडक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इसमें जोड़ना था, मतलब एडिशन करना था, और एडिशन रिएक्शन देना ये पसंद नहीं करती। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हीं मेटलों कैटलिस्टों की प्रेजेंस में बहुत हाई डिग्री टेम्प में और बहुत ही हाई प्रेशर में, मतलब रेड हॉट कंडीशन में हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी। तब जाकर के ये सारे के सारे डबल बॉन्ड टूट करके क्या हो जाएगा, तब जाकर के हमारे सारे के सारे डबल बॉन्ड टूट करके साइक्लोहेक्सेन बनेगा, मतलब एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके लिए हमने मेटल कैटलिस्ट के साथ बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन यूज़ की। तो ऐसी कंडीशन में हमारे मेटल्स हमारे को क्या करवाएंगे, हमारी बेंजीन रिंग को तोड़ करके सामान्य रिंग बना देंगे एक। इस तरीके का आप ये है। इसी तरीके से जैसे बेंजीन रिंग को तोड़ करके हमने सामान्य रिंग बना दी, तो क्या इसमें सेलेक्टिव रिडक्शन की भी चांसेस है? तो हाँ, इसमें सेलेक्टिव रिडक्शन के चांसेस है बच्चों। और सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए यहाँ पे भी यूज़ होने वाली जो कंपाउंड है उसका नाम, जो रिएक्शन है उसका नाम है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन के केस में बच्चों आप देखेंगे, बर्च रिडक्शन में हमारा जो बेंजीन रिंग है उसमें केवल एक डबल बॉन्ड ही रिड्यूस होकर के डाई
डाइईन कंपाउंड बनता है। ये साइक्लोडाइईन कंपाउंड जो आप देख रहे हैं ये बनेगा बर्च रिडक्शन के बाद। बर्च रिडक्शन में सोडियम और लिक्विड अमोनिया तो हमने यूज़ की थी, मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दो डबल बॉन्ड बनेंगे वो एक दूसरे से ऑल्टरनेट बिल्कुल नहीं बनेंगे, और दूसरी बात जो इसमें ध्यान देने वाली है वो ये कि ये वाला डबल बॉन्ड जो कि केवल इप्सो पोजीशन मतलब इस वाले पोजीशन में जुड़ा हुआ था, ये जरूर और जरूर रिड्यूस होगा। तो इस तरीके की केमिस्ट्री, इसकी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री आपको याद रखने वाली केमिस्ट्री है। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखने वाली है, ये जो COOH ग्रुप था जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, इसके कारण ये रिडक्शन इस तरीके से हुआ। अगर इसकी जगह कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो उस कंडीशन में क्या होता, ये वाला डबल बॉन्ड तो रिड्यूस नहीं होता केवल, और बाकी दोनों में से कोई भी रिड्यूस हो सकता था। और इस तरीके से जो हमारा डाइईन सिस्टम बनता वो कुछ इस तरीके का डाइईन बनता है जिसमें कि दो पैरेलल डबल बॉन्ड हमारे को देखने को मिलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से बर्च रिडक्शन में भी इस तरीके के रिडक्शंस देख सकते हैं। अब एक दो स्पेशल केस रिडक्शंस के देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्पेशल रिडक्शन के केस में हम लोग किसी एल्डिहाइड या कीटोन को सीधा बच्चों किस चीज़ में रिड्यूस कर सकते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर सकते हैं। याद रखना, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने की ये जो मेथड है, इसको ये नेम रिएक्शंस के नाम से, दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के नाम से यूज़ होती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस तरीके का रिडक्शन जो है हमने इससे पहले क्या हुआ, क्या किया था हमने यहाँ पे, इससे पहले हमने इस तरीके का रिडक्शन रेड फॉस्फोरस और HI के केस में देखा था। मगर अब आप स्पेशल रिडक्शन देख रहे हैं जिसमें दो कंडीशंस यूज़ की हुई हमने, जिंक Hg के अमलगम और HCl, मतलब HCl की कंडीशन में जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन करानी, और दूसरी कंडीशन है बच्चों हाइड्राजीन से सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कंडीशन में रिएक्शन कराना। यहाँ पे देखिए दो तरीके की कंडीशन है, एक है एसिडिक कंडीशन और एक है बेसिक कंडीशन। मतलब अगर आपको जिस तरीके की कंडीशन में रिएक्शन कराना उचित लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, उसमें आप करा सकते हो। मैं इस जैसा क्यों कह रहा हूँ मैं अभी उसका मतलब बताता हूँ। पहले आप समझ लीजिए, पहली वाली जो ये रिएक्शन है इसका नाम है बच्चों क्लेमेंसन्स रिडक्शन, और इसको कहते हैं वुल्फ-किशनर रिएक्शन। बच्चों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा रिएक्शन आपके पास आती है तो वुल्फ-किशनर रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो है किसी एल्डिहाइड या कीटोन या फिर कार्बोनाइल कंपाउंड को सीधा और सीधा उसके किस में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में। इसी तरीके से जिंक अमलगम और HCl की जो रिएक्शन हो रही है उसका नाम क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन है। अब बात आती है कि इन दोनों में को जब एक ही जैसा काम करना है तो दोनों में से हम किसको यूज़ करेंगे। तो बच्चों देखिए, जैसी कंडीशन आपको अलाउ करेगी, अगर आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा सकते हैं तो आप इस वाले मीडियम में करवाएं, और अगर आपको बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराना है तो आप इस वाले रिएक्शन में कराएं। फिर भी मैं बता देता हूं कि इसमें जो यील्ड होती है वो थोड़ा सा कम आती है, इसकी यील्ड ज़रा ज़्यादा आती है। बहरहाल आपको कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की रिएक्शन में और भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन अपना आप ही कर जाएंगी, मतलब उनकी कोई दूसरी रिएक्शन हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, बेसिक कंडीशन वाली केस में आपको बेसिक मीडियम के थ्रू उसकी रिएक्शन करानी है। इस तरीके की रिएक्शन की कॉम्बिनेशंस भी आप लोगों को जानने ज़रूरी हो जाते हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी, और इसी तरीके से कुछ और रिएक्शंस भी, एक दो रिएक्शंस आती है, जैसे कि परवीन मॉन्ड्रोफ वॉर्ले रिडक्शन रिएक्शन, या फिर हमारे एक और रिएक्शन आती है जिसे कहते हैं रोजन-मुंड रिडक्शन रिएक्शन। इसके साथ आपका रिडक्शन ऑलमोस्ट सारा का सारा बच्चों कंप्लीट होता है, जो आपके लेवल पे बहुत ज़रूरी है सीखना। आज आप लोगों ने तरीके से इसको सीखा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।